बहुत लोग बोल रहे हैं कि रिंकू शर्मा को, एक राम भक्त को, एक विशेष समुदाय के लोगों ने उनके घर से में घुसकर लिटरली मार गिराया। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम विशेष समुदाय क्यों बोल रहे हैं? वाई डू वी हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट? हम सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि एक हिंदू लड़के को मुसलमान समाज के एक मॉब ने 10 से 15 या आई थिंक ज़्यादा भी हो सकते हैं लोगों ने घर में घुस के उस लड़के को मारा? क्योंकि रिंकू शर्मा के परिवार वाले, ख़ास तौर से उनकी माताजी से अगर आप बात करें तो वो ये बता रही हैं कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था। वो लड़का, जो जिन लोगों ने उसको मारा, उनकी पहले भी उससे कोई विवाद हो चुका था इस चीज़ पे कि वो श्री राम मंदिर के लिए वो चंदा जमा कर रहा था। आप सोचिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता को घर में घुसकर आप मार रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग मार रहे हैं और इस पे कोई बात करना नहीं चाह रहा है। सबके मुंह में दही जम गई है। रिंकू शर्मा जिस वक्त चिल्ला रहा होगा, मदद की गुहार लगा रहा होगा या रो रहा होगा या अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा, उस वक्त 10 लोग भी घर से निकलकर उसको बचाने के लिए क्यों नहीं आए? मेरा ये सवाल हमारे समाज से, हमें भी आत्ममनन करने की ज़रूरत है कि जो आक्रमणकारी मानसिकता है उनकी तो गलती है ही, लेकिन हम लोगों के अंदर भी वो हीन भावना क्यों है? हम लोगों के अंदर भी वो डर क्यों है? हम लोगों के अंदर वो शक्ति और एकता और संगठन कहाँ चला गया है? हम कहाँ भूल गए अपना वो शौर्य और पराक्रम का इतिहास कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है। मैं सुबुई खान होते हुए भी हिंदू हूँ। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू है। हमें अपने दिमाग में वो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। मेरा फेथ बिल्कुल इंटैक्ट है। मेरा हिंदू होना मेरे मुसलमान होने के रास्ते में आड़े नहीं होता है। ऐसे जो हिंदू जातियों में भी बटा हुआ है, वो भी जातियों से उठ के हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हिंदू बन जाइए, जातियों से ऊपर उठ के भारतीय बन जाइए, अपनी राष्ट्रीयता पहचानिए, अपना वो गौरवशाली इतिहास याद करिए जो हमें सिर्फ इसलिए भुलाया गया ऋषभ कि जिस दिन हम लोग एक हो गए, हम इतनी बड़ी चुनौती बन के उभरेंगे कि विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। देखिए, केजरीवाल जी को मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक मानती हूँ। मुझे लगता है कि जो सामने से खतरनाक दिख जाए इंसान की आपका नुकसान करने आ रहा है, वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन कोई लबादा ओढ़ के जो आता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। भारत के बाद पहली बार दिल्ली के अंदर इतने बड़े दंगे हुए। उनके आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच दे रहे हैं। उनकी हेट स्पीच देने के 2 घंटे के बाद शाहीन बाग में पहली बस जली थी, और ना ही सिर्फ शाहीन बाग में बस जली थी बल्कि पूरा दिल्ली धूं धूं करके जलने लगा था, पूरा देश जलने लगा था, लेकिन केजरीवाल जी के मुंह में दही जमी हुई थी। अगर मुस्लिम समुदाय के किसी बच्चे को मार गिरा दिया जाता है तो वहां जाते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, सांत्वना भी देते हैं। रिंकू शर्मा के घर अभी तक गए हैं केजरीवाल जी? मेरा ये सवाल है आम आदमी पार्टी से, मेरा ये सवाल है केजरीवाल जी से। उनके घर जाना तो दूर, उनके बारे में शायद वो सोच भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो उनकी राजनीति को सूट नहीं कर रहा। 135 करोड़ लोग तब तक सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक हम खुद एक दूसरे के लिए खड़ा होना शुरू नहीं करेंगे। अगर मुझे पता चले कि सामने वाले के ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां जाके कम से कम अपनी एक प्रेजेंस तो दिखाऊं कि मैं भी भारत हूं, मैं भी भारतीय हूं, कि खालसा में और खालिस्तान में फ़र्क होता है। मैं मुसलमान हूँ, मैं मानूंगी कि इस्लामिक स्टेट बनाना गलत है, तो जो सही बात है उसको कहने से कभी नहीं चूकना चाहिए। यही हमारा धर्म सिखाता है। लेकिन उनको सत्ता में रहने की इतनी ज़बरदस्त लालसा है कि वो किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ दोस्ती कर लेते हैं कि कुर्सी नहीं चली जानी चाहिए, कुछ भी चलिए जाए, चाहे देश चला जाए, देश बिक जाए, देश बट जाए, लोगों की लाशों पे बैठ के राजनीति कर लें, लाशों पे रोटियां सेक लें, लेकिन सत्ता हाथ से नहीं चली जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़ी हुई सुबी खान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं साथ ही साथ कबीर फाउंडेशन भी चलाती है। मैम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से मंगोलपुर इलाके में रात में घुसकर घर में मार दिया था रिंकू शर्मा को, उस हत्याकांड के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ऋषभ, मुझे ये ऐसा वक्त है कि मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए शोक भी मनाने का समय है और हम लोगों के लिए एक्चुअली मनन भी करने का समय है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि रिंकू शर्मा को, एक राम भक्त को, एक विशेष समुदाय के लोगों ने उनके घर से में घुसकर लिटरली मार गिराया। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम विशेष समुदाय क्यों बोल रहे हैं? वाई डू वी हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट? हम सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि एक हिंदू लड़के को मुसलमान समाज के एक मॉब ने 10 से 15 या आई थिंक ज़्यादा भी हो सकते हैं लोगों ने घर में घुस के उस लड़के को मारा है, जिसमें से जब मैं कल उन रिंकू शर्मा के घर गई थी तो 4 लोगों को गिरफ्तारी तब तक हो चुकी थी, सब लोगों की गिरफ्तारी भी तब तक नहीं हुई थी। हालांकि देखिए ऋषभ, मैं ये मानती हूँ कि अपराध अपराध होता है। अपराध को कभी भी
धर्म के या पंथ के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। चाहे मुसलमान का बच्चा अपनी जान खोए या हिंदू का बच्चा अपनी जान खोए, वो गलत होता है। लेकिन यहाँ पे रिआइट्रेट करना समुदाय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे देश में किसी मुसलमान बच्चे के साथ कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो जाती है, कोई उसको मार देता है या मर्डर कर देता है, तो जितनी भी एंटी नेशनल फोर्सेज हैं एक एंटी भारत नरेटिव क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं। सारे भारत विरोधी मानसिकता एक हो जाते हैं, छाती पीटते हुए यूनाइटेड नेशंस तक चले जाते हैं, भारत को लिंचिस्तान बोलना शुरू कर देते हैं, भारत को बदनाम करने का उनको एक मौका मिल जाता है। मैं तब भी यही बोलती थी कि 135 करोड़ लोगों में अगर 2 बच्चों के साथ अपराध हो जाता है तो उसको लिंचिंग मत बोलिए, अपनी राजनीतिक और धार्मिक रोटियां मत सेकिए। लेकिन अभी हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि रिंकू शर्मा के परिवार वाले, ख़ास तौर से उनकी माताजी से अगर आप बात करें तो वो ये बता रही हैं कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था वो लड़का। जो जिन लोगों ने उसको मारा उनकी पहले भी उससे कोई विवाद हो चुका था इस चीज़ पे कि वो श्री राम मंदिर के लिए वो चंदा जमा कर रहा था। आई थिंक बजरंग दल का वो एक्टिविस्ट था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था। वो बजरंग दल जिसके बारे में सारी भारत विरोधी मानसिकताएं पूरी दुनिया में ये नैरेटिव फैलाती हैं कि वो एक आतंकवादी संगठन है। आप सोचिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता को घर में घुसकर आप मार रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग मार रहे हैं और इस पे कोई बात करना नहीं चाह रहा है। सबके मुंह में दही जम गई है। इस दोहरे चरित्र के खिलाफ हमेशा मेरी लड़ाई रहती है। एक और सवाल ऋषभ मैंने रियलाइज़ किया वहाँ जाकर कि वो जो गली है वो पूरी गली हिंदुओं की है। हम लोगों को ये भी मनन करना चाहिए कि मारने वाले 10, 15, 20, 50, 100, 1000, करोड़, लाख हो जाते हैं, लेकिन मरने वाला हमेशा अकेला क्यों रह जाता है? रिंकू शर्मा जिस वक्त चिल्ला रहा होगा, मदद की गुहार लगा रहा होगा या रो रहा होगा या अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा, उस वक्त 10 लोग भी घर से निकलकर उसको बचाने के लिए क्यों नहीं आए? मेरा ये सवाल हमारे समाज से हमें भी आत्ममनन करने की ज़रूरत है कि जो आक्रमणकारी मानसिकता है उनकी तो गलती है ही, लेकिन हम लोगों के अंदर भी वो हीन भावना क्यों है? हम लोगों के अंदर भी वो डर क्यों है? हम लोगों के अंदर वो शक्ति और एकता और संगठन कहाँ चला गया है? हम कहाँ भूल गए अपना वो शौर्य और पराक्रम का इतिहास कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराती हूँ। देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ऋषभ, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर मैं बोलती हूँ कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा लीगल राइट है। अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो एक थर्ड पार्टी की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। अगर आपको भी कोई मार रहा होगा तो मेरा अधिकार है कि मैं एज अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको बचा सकती हूँ। तो वो हम लोग करना क्यों भूल गए हैं? शाहीन बाग में देखिए, कभी दलितों को, मुसलमानों को तोड़ देते हैं, कभी किसान आंदोलन में देखिए सिख समाज को, जाट समाज को तोड़ देते हैं। हम लोग हमेशा जातियों में बटे रह जाएंगे, हमेशा सवर्ण और दलित बने रह जाएंगे और सारी एंटी भारत मानसिकताएं एक होकर हम लोगों के ऊपर ऐसे ही आक्रमण करती रहेंगी। जब तक हम मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, जागृत नहीं होंगे, तब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। जी मैम, जैसे आपने बताया कि रिंकू शर्मा की जो गली है उसमें अधिकतर जो घर है वो हिंदुओं के ही है, सिर्फ 2 ही मुसलमान के घर हैं। उसके बावजूद हिंदू की हत्या हो जाती है और सभी हिंदू सोए रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक उदाहरण मैं आपको और दे देती हूँ। बल्लभगढ़ में जब निकिता तोमर के दिमाग में गोली मारी थी, आसिफ, आई थिंक आसिफ ही नाम था उस लड़के का, वो भी शायद कांग्रेस के कुछ विधायक या मंत्रियों का कुछ भांजा भतीजा कुछ लगता था, वो भी राजनीतिक संरक्षण में पला हुआ अपराधी था। उसने जब गोली मारी थी, वो 2 लोग थे जो गोली मारने के लिए आए थे। तकरीबन 200 लोगों ने, 200 आई विटनेसेस थे उस इंसिडेंट के। वहाँ से आई थिंक कुछ ही मीटर की दूर पे पुलिस स्टेशन था। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है ऋषभ कि पुलिस भी है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जल थल वायु सेना बहुत समर्पित है, बहुत सशक्त है और बहुत समय के बाद हमारे जो देश पे जो शासन आया है, जो हमारी राज सत्ता है, वो भी बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ लोग तब तक सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक हम खुद एक दूसरे के लिए खड़ा होना शुरू नहीं करेंगे। अगर मुझे पता चले कि सामने वाले के ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ जाके कम से कम अपनी एक प्रेजेंस तो दिखाऊं कि मैं भी भारत हूँ, मैं भी भारतीय हूँ। हम लोग पता नहीं डर क्यों जाते हैं, हम लोग पता नहीं क्यों बैकफुट पे चले जाते हैं। ऋषभ, देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक एक प्रॉब्लम है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब आए दिन टीवी डिबेट्स इस पे करते रहिए, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये हमारी साइकी में ये डर बैठा दिया गया है हम लोगों के। देखिए, जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग क्यों जातियों में बटे हुए हैं? किसी भी राष्ट्र का आपको, अगर अच्छे से राष्ट्र की आपको नेशनल एथोस समझनी हो, राष्ट्र को
की परिभाषा समझनी हो कि वो राष्ट्र क्या है, तो उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, उसके शास्त्र उठा के पढ़िए। किसी भी शास्त्र में या हमारे इतिहास की कहानियों में या फिर हमारी संस्कृति में जातियों का क्या वर्णन है। हमारे वेदों में जातियाँ भी जो मेंशन्ड है वो वर्ण सिस्टम है, यानी कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, वर्टिकली प्लेस्ड नहीं है कि रैंकिंग है। जैसे एक कंपनी ऑपरेट करती है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, सबका स्पेशलाइजेशन है लेकिन रैंकिंग नहीं है। कर्म के अनुसार स्पेशलाइजेशन है, वो वर्ण है हमारे वेदों में मेंशन्ड। उसको जातियां बना के वर्टिकली यानी रैंक के आधार पे तुम बड़े, तुम उससे छोटे, तुम उससे छोटे, ऐसे करके लोगों को बांट दिया है। किसी के अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया है, किसी के अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया है। ये हज़ारों सालों तक हमारे देश के साथ हुआ है। ये हमें समझने की ज़रूरत है ऋषभ। जब तक हम नहीं समझेंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। यही कारण है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं। हम लोग संगठनों में बट जाते हैं, बैनरों में बट जाते हैं, जातियों में बट जाते हैं, संप्रदाय में बट जाते हैं, लिंग में बट जाते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये भारत विरोध हो रहा है। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि अगर खुदा न खास्ता वॉर हो गई और चाइना ने अटैक कर दिया तो वो दलित सवर्ण देख के नहीं छोड़ेगा हमें या मारेगा, वो भारत पे अटैक करेगा, वो हिंदू पे अटैक करेगा। और हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। हर इंटरव्यू में दोहराती हूँ, हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है। मैं सुबुई खान होते हुए भी हिंदू हूँ। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू है। हमें अपने दिमाग में वो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। मेरा फेथ बिल्कुल इंटैक्ट है। मेरा हिंदू होना मेरे मुसलमान होने के रास्ते में आड़े नहीं होता है। ऐसे जो हिंदू जातियों में भी बटा हुआ है, वो भी जातियों से उठ के हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हिंदू बन जाइए, जातियों से ऊपर उठ के भारतीय बन जाइए, अपनी राष्ट्रीयता पहचानिए, अपना वो गौरवशाली इतिहास याद करिए जो हमें सिर्फ इसलिए भुलाया गया है ऋषभ कि जिस दिन हम लोग एक हो गए, हम इतनी बड़ी चुनौती बन के उभरेंगे कि विश्वगुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो सब लोग कूद जाते हैं। वो सारी भारत विरोधी मानसिकताएं भी मैं हर इंटरव्यू में बताती हूँ, आपको भी बताऊंगी। 6 एंटी नेशनल फोर्सेस बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं हमारे भारत के खिलाफ। वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग माओवादी और नक्सलवादी हैं, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट्स हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट बनाने का एक मूवमेंट है और खालिस्तान बनाने का दूसरा मूवमेंट है। ये सिख भाई मेरी वीडियो रिकॉर्ड करें, ये भी मानेंगे कि खालसा में और खालिस्तान में फ़र्क होता है। मैं मुसलमान हूँ, मैं मानूंगी कि इस्लामिक स्टेट बनाना गलत है, तो जो सही बात है उसको कहने से कभी नहीं चूकना चाहिए। यही हमारा धर्म सिखाता है, यही हमारा पंथ सिखाता है। तो देखिए, ये थर्ड एंटी नेशनल फोर्स मैं आपको बता रही थी। थर्ड एंटी नेशनल फोर्स है इंटरनेशनल पावर्स, जो विश्वगुरु हमें नहीं बनने देना चाहती हैं, जो हमारी पावर से डरती हैं। फोर्थ एंटी नेशनल फोर्स है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स एंड अर्बन नक्सल्स, जो हमें गलत इतिहास पढ़ाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सूटेड बूटेड हैं, युवाओं को अट्रैक्ट करते हैं, यूथ को भारत से तोड़ने की कोशिश करते हैं। और विधर्मी राजनीतिक पार्टियां हैं। देखिए, वो हमारे अपने लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आए हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे अपने लोग हैं, लेकिन उनको सत्ता में रहने की इतनी ज़बरदस्त लालसा है कि वो किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ दोस्ती कर लेते हैं कि कुर्सी नहीं चली जानी चाहिए, कुछ भी चलिए जाए, चाहे देश चला जाए, देश बिक जाए, देश बट जाए, लोगों की लाशों पे बैठ के राजनीति कर लें, लाशों पे रोटियां सेक लें, लेकिन सत्ता हाथ से नहीं चली जानी चाहिए। और कुछ सटल कन्वर्जन मूवमेंट्स चलते हैं, इंटरनेशनल पूरा फंडिंग है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, भारत विरोध चल रहा है, सब लोग एक हो रहे हैं। अब हम लोगों का एक होने का समय है। बार बार रिपीट करती हूँ कि एक हो जाइए, एक हो जाइए। दिस इज़ द टाइम, इट्स नाउ और नेवर। मैम, मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो अखलाक की मृत्यु पर उनके परिवार से मिलने पहुँच जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वहाँ पर कई चीज़ें उनको देने के ऐलान भी करते हैं, लेकिन उनको दिल्ली में ही रिंकू शर्मा का घर क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, केजरीवाल जी को मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मानती हूँ। मुझे लगता है कि जो सामने से ख़तरनाक दिख जाए इंसान कि आपका नुकसान करने आ रहा है, वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन कोई लबादा ओढ़ के जो आता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, स्वराज की बात करी थी। उनको शायद स्वराज का लिटरल मीनिंग भी पता था जब उन्होंने बोला था। किसी का भरोसा जीत कर उसको तोड़ना, वो मुझे लगता है कि वो गुनाह अजीम है। वो ज़िंदगी का, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है कि उन्होंने लोगों का भरोसा जीता। एक समय ऐसा था जब वो शुरू में आए थे, मैं भी एक वक्त उन पे भरोसा किया करती थी, लेकिन उनका नेतृत्व देखने के बाद जो कंडीशन उन्होंने दिल्ली की कर दी है, आज़ाद भारत के बाद पहली बार दिल्ली के अंदर इतने बड़े दंगे हुए। उनके आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच दे रहे हैं। उनकी हेट स्पीच देने के 2 घंटे के बाद शाहीन बाग में पहली बस जली थी, और ना ही सिर्फ शाहीन बाग में बस जली थी, बल्कि पूरा दिल्ली धूं धूं करके जलने लगा था, पूरा देश जलने लगा था, लेकिन केजरीवाल जी के मुंह में दही जमी हुई थी।
हर चीज़ में बोल देती हैं ये तो केंद्र सरकार के हाथ में, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में। पहले तो हर चीज़ में धरना देने बैठ जाते थे, आज वो एक स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के किसी बच्चे को मार गिरा दिया जाता है तो वहाँ जाते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, सांत्वना भी देते हैं। रिंकू शर्मा के घर अभी तक गए हैं केजरीवाल जी? मेरा ये सवाल है आम आदमी पार्टी से, मेरा ये सवाल है केजरीवाल जी से। उनके घर जाना तो दूर, उनके बारे में शायद वो सोच भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो उनकी राजनीति को सूट नहीं कर रहा। और देखिए, मैं ये मानती हूँ कि कुछ चीज़ों में बहुत डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं सत्ता के पास, सरकार के पास। अब वो एक बैकफुट ले लेते हैं कि ये तो केंद्र के हाथ में है, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में। ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी वो पूरी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ बहाना करते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली को सिर्फ नफरत की और सांप्रदायिकता की आग में झोंकना है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, स्वराज का नाम लेकर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना है। वही वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब दिल्ली वासियों का शायद फ्री चीज़ों से, फ्री बिजली, फ्री पानी और सारी फ्री चीज़ों से पेट भर गया हो, तो वो ये समझें कि जब देश रहेगा तभी दिल्ली रहेगा, तभी फ्री बिजली रहेगी, तभी फ्री पानी रहेगा, तभी फ्री इंटरनेट रहेगा। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हम दिल्ली में एक एक करके कई ऐसे हिंदू परिवारों के साथ ऐसी घटना सामने आई है, देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। तो ऐसा आखिर क्यों माहौल बनाया ने, कि क्या प्लानिंग क्या है ऐसे कुछ? देखिए ऋषभ, मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादातर जो अपराध होते हैं, अपराध इंसान किसी एक कॉन्फिडेंस में करता है, अपराध इंसान किसी एक बैकअप में करता है। आप किसी भी अपराधी का बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े गैंगस्टर्स का आप बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, वो हमेशा राजनीतिक संरक्षण में ये काम करते हैं। दिल्ली में आजकल अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? क्योंकि अपराधियों को ये कॉन्फिडेंस है कि हम हेट स्पीच भी दे देंगे, हम दंगाइयों को पैसे भी बांटेंगे, हम NGOs में इंटरनेशनल फंडिंग भी ले लेंगे, दिल्ली को आग में भी झोंक देंगे, तो भी हमारे सर पे हमारे सरपरस्त बैठे हैं जो हमें बचा लेंगे। इसी कारण दिल्ली में इतने ज़्यादा अपराध हो गए हैं, इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं कि मुझे देश की राजधानी में घूमते हुए डर लगता है। मैंने कभी दिल्ली का माहौल ऐसा नहीं देखा है। हालांकि मैं अपने आप को ही समझती हूँ कि मैं बहुत डर से आगे निकल के ज़िंदगी जीने वाले लोगों में से हूँ, बट स्टिल आई फील कॉन्शियस कि ये वो दिल्ली नहीं है जो दिल्ली होनी चाहिए। और दिल्ली, ऋषभ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत पे आक्रमण किया था, दिल्ली हमेशा से पावर सेंटर रहा है। दिल्ली को, मतलब जो कुछ मुगल्स के बारे में कहते हैं उन्होंने भारत पे राज किया, मुगलों की औकात नहीं थी कि उन्होंने कभी भारत पे राज किया हो। मराठाओं के सामने तो वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली पे राज किया है। तो दिल्ली हमेशा से एक पावर सेंटर रहा है कि आप जिस दिल्ली को जो हाईजैक कर लेगा, दिल्ली में जो अपना शक्ति प्रदर्शन कर लेगा, दिल्ली में जो अपना पावर शो दिखा देगा, वो लोगों की साइकी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब 135 करोड़ लोग टीवी में बैठ के वो ग्राफिक इमेजेस देखते हैं, दिल्ली जल रही है, दिल्ली में खुला मंदिर विध्वंस हो रहे हैं, देश की राजधानी में, कैन वी इमेजिन 21वीं सदी में, आज़ाद भारत में, तो लोगों के दिमाग में एक डर बैठता है। तो हम लोगों को भी उस डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आई एम श्योर दिल्ली के लिए हम सब लोगों की प्रेयर्स हैं, हम पूरा भारत प्रार्थना कर रहा है कि विधर्मी राजनीतिक सत्ता से दिल्ली बाहर आए और देश की राजधानी दोबारा से फ्लरिश करे, लोग सुरक्षित रहें और संपन्न रहें। जी मैम, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी है वो चुनाव के वक्त पे अपना जनेऊ दिखाते घूमते हैं। इसके अलावा उनकी जो बहन प्रियंका गांधी है वो रुद्राक्ष की माला का जाप करने का दावा करती हैं, पर आज जब हिंदुओं की हत्या होती है तब वो कहाँ गायब हो जाते हैं? देखिए, दोहरे चरित्र वाले लोगों के बारे में तो मुझे लगता है हम लोगों को ज़्यादा बात करके अपना समय भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे देश का विभाजन करवा दिया। ये उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए भारत माता को वो एक ज़मीन के टुकड़े की तरह ले रहे हैं। जिस वक्त हमारा ज़मीन का काफ़ी हिस्सा चाइना तक चला गया था, तो आई थिंक नेहरू जी की ये स्टेटमेंट थी कि वो तो बंजर ज़मीन थी। तो उन लोगों के लिए भारत सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है। तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन्होंने जब से सत्ता संभाली है, पिछले 70 सालों में उन्होंने सिर्फ विधर्मी शासन चलाया है भारत के ऊपर। उन्होंने अलगाववाद, उन्होंने कट्टरवाद, उन्होंने आतंकवाद, मौलानावाद, अल्पसंख्यकवाद, इसी में देश को झोंक दिया है। और पूरी एक कम्युनिटी को, मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी बोलती हूँ कि हम लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे हीरोज़ हैं लुकअप करने के लिए। ब्रिगेडियर उस्मान है, APJ कलाम है, इब्राहिम गार्दी हैं, अशफाकुल्ला खान है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। हम लोग उनको लुकअप करें? हम लोग क्या अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवादियों के चक्कर में आके ना ही सिर्फ अपनी भारत माता को शर्मिंदा कर रहे हैं, बल्कि अपनी कौम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, माइनॉरिटी
नंबर से आप यूनाइटेड नेशंस की कोई डेफिनेशंस देख लीजिए, क्या है माइनॉरिटी? माइनॉरिटी इज़ नॉट अ स्टेटस, इट इज़ अ विक्टिम कार्ड। सिर्फ आपके दिमाग में ये डर बैठाना कि आप कमज़ोर हैं। जब आप कमज़ोर होंगे तो आप ताकत ढूंढेंगे, आप ताकत ढूंढेंगे तो आप कुछ गलत तरीकों को भी अपनाने की कोशिश करेंगे। तो माइनॉरिटी कार्ड से आप या तो लोगों को विक्टिम बना रहे हैं, विक्टिम बनाएंगे तो भी वो भारत विरोध करेगा, या फिर आप उसको अपराधी बना रहे हैं, अपराधी बनाएंगे तो भी वो भारत विरोध करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है इस देश में माइनॉरिटी स्टेटस या तो ख़त्म हो जाना चाहिए, या फिर जो रियल सेंस में माइनॉरिटीज़ हैं, जो नंबर्स के हिसाब से माइनॉरिटीज़ हैं, पारसीज़ हैं, सिख्स हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, सभी लोगों को या तो इक्वली माइनॉरिटी दर्जा दिया जाए। मुसलमान को सिर्फ माइनॉरिटी दर्जा क्यों दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कार्ड हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। 30-35 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं होते हैं। जी, ये थे हमारे साथ सुभी खान जी, जिनका कहना है कि रिंकू शर्मा की हत्याकांड को लेकर जो भी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनकी जो पोल है वो देश के सामने खुल चुकी है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।